नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज 8वां दिन और 8वें दिन के इस सेशन में आइए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं 8वें दिन के इस सेशन में। टॉपिक है संविधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेषताएं। और आज सेट 2 है, सेट 3 है। पहले 2 सेट में हमने 40 तक के सवाल किए। आज के सेट में हम लोग 41 से 60 तक क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक में लगभग 75 के आसपास क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे है। आइए, अब आपको नोटिफिकेशंस नहीं दिखेंगे। 41वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की रूपरेखा बनाने के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना प्राथमिक है कि एक ही संस्था विभाग का सभी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। देखो यार, सीधी सी बात है कि हमारे संविधान में जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन है, बंटवारा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं के जहन में, उनके दिमाग में ये बात जरूर रही होगी कि कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका में सब में अच्छा सामंजस्य बना रहे, सब में अच्छा शक्तियों का संतुलन बना रहे। तो ये बिल्कुल सही है, ये कथन था। कारण है कि भारतीय संविधान में शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटा, न्यायपालिका जैसे संवैधानिक निकायों में बांटा गया है। तो इसमें इसका जो सही जवाब है कि ए और आर दोनों सही है, और इस बंटवारे की वजह से ही किसी का शक्तियों पर एकाधिकार नहीं है। अतः यहाँ पे जो पहला सही जवाब है वो ए है। अगर ये बंटवारा न होता तो शक्तियों पर सबका सही विभाजन नहीं होता, तो सबका समान अधिकार नहीं होता, या आपस में क्लासेस बहुत होते, आपस में क्लासेस बहुत ज़्यादा होता। ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ शक्तियों के विभाजन की चर्चा की जाती है और शक्तियों में बंटवारा हुआ, इसलिए हमारे तीनों अंग ठीक से कार्य करते हैं। इज दैट क्लियर? आइए चलते हैं 42वें सवाल पे। 42वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये कहता है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के विषय में सही कथन चुनना है। यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। देखो, किसी भी देश का संविधान, सिर्फ भारत का ही नहीं, किसी भी देश का संविधान आपको क्या करेगा? निरंकुश होने से रोकेगा। जैसे कोई भी सरकार, चाहे जितना भी बहुमत हो, चाहे जितना भी सत्ता बल हो, चाहे जितना भी लोकप्रिय है, क्या वो कभी भी किसी भी सूरत हाल में बहुत ज्यादा निरंकुश होकर के कार्य कर सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता एक जमाने में चरम पर थी, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है। अगर हम संख्या बल की बात करें तो राजीव गांधी की सरकार सबसे ताकतवर सरकार थी संख्या बल के मामले में। तो क्या वो निरंकुश हो सकते हैं? नहीं, हमारा संविधान निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है। एग्जैक्टली, देखिए, सामाजिक बदलाव 2 तरीके से आ सकता है। फ्रांस के समाज में बदलाव फ्रांस की क्रांति से आया। क्या हमारे समाज में बदलाव क्रांति से आएगा या शांति से आएगा? तो जब भी संविधान होगा, जब भी संवैधानिक निकाय होगा, तो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके हम कार्य करेंगे। और हमारे यहाँ जो बदलाव आएगा वो कैसा आएगा? वो डेमोक्रेटिक चेंजेस होगा। कैसा चेंजेस होगा? डेमोक्रेटिक चेंजेस होगा, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव होगा। हम सरकार के माध्यम से, जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ इसके पहले एलजीबीटी को राइट्स नहीं मिला था, लेकिन अभी लॉ बने और एलजीबीटी को भी राइट मिला। रिकॉग्निशन तो एटलीस्ट मिला, राइट बहुत ज़्यादा मिला या नहीं मिला वो अलग बात है, रिकॉग्निशन तो मिला, उन्हें भी माना गया। ठीक है, तो ये सही है। यह समाज के कमजोर वर्गों को उचित हक दिलाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि यह समाज के जो कमजोर तबका है, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है, उन्हें ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा? अधिकार दिलाएगा। तो तीनों सही, यानी इसका जो सही जवाब है वो डी है। इसका जो सही जवाब है वो डी है। आइए चलते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। कहता है, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निर्माण में भारत के
अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान थे। यानी संविधान निर्माण में हमारे यहाँ का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ जो संविधान है वो एक सामाजिक दस्तावेज है, और ग्रेनविल ऑस्टिन ये अमेरिकी संविधान विशेषज्ञ हैं, इन्होंने ही भारतीय संविधान को पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज कहा है। क्या कहा है इन्होंने? कहा है फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल डॉक्यूमेंट। क्या कहा है? सोशल डॉक्यूमेंट। ये कहा है किसने? ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, अब जब सोशल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो सोशल डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट तब बनेगा जब उसमें सर्वसम्मति आएगी, जब उसमें क्या आएगा? एक्सेप्टेंस आएगा, और एक्सेप्टेड बाय ऑल, किसी अमीर के द्वारा नहीं, किसी एक वर्ग के द्वारा नहीं। तो कहा कि जो संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण कारक क्या है? बहुसंख्यक शासन और अल्पसंख्यकों का अधिकार। नहीं, हमारे यहाँ कभी भी बहुसंख्यक शासन की हम बात नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो लगातार बार बार वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो नारा हमारे संविधान से आया है, हमारे संविधान के इसी प्रस्तावना और संविधान की सोच से आया है। तो सर्वसम्मति ठीक है, और फिर समायोजन, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, वो भी क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हमारे यहां इसका सही जवाब जो होगा वो बी होगा। सामाजिक क्रांति और राजनीतिक आजादी की हम बात नहीं करते हैं, हमारे यहां जो क्रांति से नहीं होगा, सर्वसम्मति से होगा, समायोजन से होगा और एक मध्यम मार्ग से होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है वह है बी। आइए चलते हैं 44वें सवाल पे। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? देखो, संघीय प्रणाली में लिखित संविधान, पहले आपको मैं बार बार बता चुका हूं, आप पर फिर से समझ लो कि संघीय विशेषता क्या है। संघीय विशेषता की अगर आप बात करते हैं, मैं भी इसके पहले कई बार कह चुका हूं। देखो, संघीय विशेषता में पहला होगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नोट किया कीजिए, सिर्फ बैठ के कथा मत सुना कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं, खाना बना रही हैं, रात को 8 बजे जब ये वीडियो आ रहा है तो ठीक है, चलिए एक बार सुन लेते हैं ध्यान से, एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा इसको नोट डाउन किया कीजिए, थोड़ा सा इसे नोट डाउन किया कीजिए। फिर क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तीसरा फिर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। हमारे यहां सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संवैधानिक सर्वोच्चता। फिर हमारे यहाँ क्या है? देखो, हमारे यहाँ सिर्फ रिजिड संविधान नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो संविधान है वो रिजिड के अलावा हमारे यहाँ संविधान फ्लैक्सिबल भी है। बट हमारा संविधान फ्लैक्सिबल भी हम नहीं कहेंगे और ना ही हम अपने संविधान को रिजिड कहेंगे। ठीक है, पांचवा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, देखो, हम जब फेडरेशन की बात करते हैं तो फेडरेशन में हमारा डुअल सिटीजनशिप पाया जाता है, जो हमारे यहां नहीं है। डुअल सिटीजनशिप, जैसे अमेरिका में फेडरेशन है, संघ है, तो वहां पे हर नागरिक अपने अपने राज्यों का नागरिक होने के साथ साथ अमेरिकी संघ का भी नागरिक है। अमेरिकी संघ का भी क्या है? नागरिक है। ठीक है, किसका नागरिक है? अमेरिकी संघ का भी नागरिक है। और हमारे यहां ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति केवल और केवल भारत का नागरिक है, वह किसी और का भी नागरिक नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर है? चलिए, तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहला ही है दोहरी नागरिकता, ए है सही जवाब इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45वें सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता है? ठीक है,
कौन सा भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता है? मूल अधिकार हमारे संविधान में है, बिल्कुल है। न्यायपालिका की आदि बिल्कुल है हमारे यहाँ। फिर कहता है कि क्या हमारे यहाँ परिसंघवाद है, कन्फेडरेशन है? जी हाँ, हमारे यहाँ कन्फेडरेशन भी है। संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने के संसद की निर्विवाद शक्ति, गलत हो गया ना, निर्विवाद शक्ति नहीं है, डी गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। निर्विवाद शक्ति नहीं है, अंडर जुडिशियल रिव्यू, अंडर जुडिशियल रिव्यू, अंडर जेआर है। और वो भी क्या करेगा? बियॉन्ड बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा संविधान ऊपरी तौर पर संशोधन कर सकता है। केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड is not is equal to the constituent assembly is not is equal to Indian parliament or Indian parliament is not is equal to constituent assembly। संविधान सभा के समकक्ष हमारी संसद नहीं है, ठीक है, संविधान सभा के समकक्ष हमारी संसद नहीं है, ये बात साफ साफ कह दिया है। तो यह शक्ति है तो, बट निर्विवाद नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, और जो भी करेगी वो अंडर जुडिशियल रिव्यू होगा, डी इज द राइट आंसर। 46वां प्रश्न कहता है संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, संविधान सभा जो है हमारी वो एडल्ट फ्रेंचाइज पर नहीं थी, उसमें बहुत लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज मिला था, न कि सबको। और पूछा क्या है, एक मिनट रुक जाइए, पर नहीं थी। हाँ, ये तो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि वो एडल्ट फ्रेंचाइज पर नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट सफरेज नहीं था वहां पर, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यह प्रत्यक्ष, यहाँ पे इलेक्शन एंड नॉमिनेशन दोनों हुआ था, तो इसलिए इसने अगर ये कहा होता कि इसमें इलेक्शन और नॉमिनेशन दोनों था तब तो सही होता, अदरवाइज ये गलत है, दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। यह एक बहुदलीय निकाय, बिल्कुल सही बात है। हिंदू थे, मुस्लिम लीग था, उसमें सिख भी थे, पारसी भी थे, उसमें अलग अलग जो है दलों के लोग थे, बहुदलीय निकाय था, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को, एक बार नोट कर लीजिएगा इस बात को, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 208 सीटें मिली हैं आईएनसी को, कांग्रेस को, ठीक है। 73 सीट्स मिली है मुस्लिम लीग को, और 15 सीट्स पे इंडिविजुअल थे, निर्दलीय थे, ठीक है। ये है पूरा आंकड़ा, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा वाला, तीसरा सही है। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करते थे, बिल्कुल सही बात है। संघ समिति थी, मूल अधिकार समिति थी, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय समितियां थी, झंडा समिति थी, प्रारूप, बहुत सारी समितियां थी, तो इसने समितियों के माध्यम से कार्य किया है। देखो सीधी सी बात, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि दूसरा गलत है, हालांकि अब इलिमिनेशन चलता नहीं है, अब इलिमिनेशन चलता नहीं है, ठीक है, तो सी इसका सही जवाब है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, चलते हैं अगले सवाल पे। 47वां प्रश्न कहता है लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नम्यता और अनम्यता, नम्यता और अनम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषता, बिल्कुल सही बात है। हमारा संविधान फ्लैक्सिबल भी है और हमारा संविधान रिजिड भी है। दूसरा कहता है राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है, और फिर पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का रक्षक राष्ट्रपति नहीं है, हमारे संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। दूसरा गलत हो गया, तो कौन सा सही नहीं है, केवल 2 होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। जब भी हमारा संविधान खतरे में पड़ता है तो हम राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, यहाँ पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट कहे होते तो हम मानते कि हाँ सही बात है, क्योंकि हम जब भी हमारा संविधान खतरे में पड़ता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सवाल है वो गलत है, ठीक है। ये जो सवाल है ये गलत है, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला बात करेंगे, और 48, आइए बात करते हैं 48 की, ठीक है।
आइए बात करते हैं 48 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखित संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय प्रकार के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान को स्वरूप में एकात्मक किंतु भावना में संघात्मक कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आइए बात करते हैं 48वें सवाल की। 48वां सवाल आपके स्क्रीन पे कहता है कि लिखित संविधान है, ठीक है, सही है। ये तो संविधान की सर्वोच्चता सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका सही है, द्विसदनीय व्यवस्था सही है, संघीय प्रकार सही है, तो बिल्कुल पहला बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान को स्वरूप में एकात्मक किंतु भावना में संघात्मक कहा जाता है, उल्टा कह दिया इसने। भावना में एकात्मक है और स्वरूप में संघात्मक है। भावना में एकात्मक है और स्वरूप में संघात्मक है, उल्टा कह दिया, इसलिए दूसरा गलत है। हमारा जो संविधान है वो आप नोट कर लीजिए, हमारा संविधान स्वरूप में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। हमारा संविधान क्या है? स्वरूप में, यानी नेचर में, स्वरूप में क्या है? संघात्मक है और भावना में क्या है? तो भावना में हमारा संविधान एकात्मक संविधान है, ठीक है। तो इसका जवाब बी होगा। आइए चलते हैं 49वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? यानी ऐसा क्या क्या है इसमें जो संविधान के मूल में शामिल था? संसदीय प्रणाली बिल्कुल मूल में था शामिल, जिसे हमने बाद में ऐड नहीं किया है, बिल्कुल पहले से था। कल्याणकारी राज्य, बिल्कुल सही बात है, कल्याणकारी राज्य था। न्याय की प्रभावी पहुंच थी और संविधान का धर्म प्रसार, बिल्कुल सही है, चारों सही है। ये चारों चीजें हमारे संविधान में बिल्कुल प्रारंभ से थी, बिल्कुल इनिशियली ये चारों चीजें हमारे संविधान में लागू थी, ठीक है। 50वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? आपको बताना है कि क्या है जो भारतीय संविधान की विशेषता है। यह कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। क्या है? कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है, सही बात है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के संश्लेषण, बिल्कुल देखो ये बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। तीसरा कहता है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, बिल्कुल 3 स्तर है हमारे यहाँ। पहला स्तर है केंद्र में, दूसरा राज्य में और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। तो इसका जो डी नहीं दिया क्या इसने, डी होगा, डी ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। सभी तीनों सही है इसके स्टेटमेंट, ठीक है। आइए चलते हैं 50 के बाद 51, अच्छा ठीक है, आइए चलते हैं 52वें सवाल पे। 51वां सवाल शायद टाइप नहीं हो पाया है या नंबरिंग में कुछ इश्यू है। आइए देखते हैं 52वां प्रश्न। प्रश्न आपको हो सकता दिखाई दे रहा हो, थोड़ा बड़ा प्रश्न है और इसलिए बहुत छोटे फॉन्ट में से टाइप किया गया है पीपीटी में। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 में कहा कि संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं था, लेकिन निस्संदेह संविधान निर्माता ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसके अनुसार संविधान में 25 से 28 तक समाहित किए गए। देखो बात तो सही है, हमारे संविधान में ये कॉन्सेप्ट भले ही बाद में कहा गया हो, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारा संविधान प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष था। प्रस्तावना यह स्थापित करती है कि लोकतांत्रिक राज व्यवस्था लोकप्रिय संप्रभुता के पर आधारित होती है, जो दर्शाती है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, बिल्कुल सही बात है। जनमत संग्रह, पहल और वापस बुलाना प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसलिए हम लोग जो है कॉल बैक नहीं कर सकते। हम लोग क्या नहीं कर सकते? कॉल बैक नहीं कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? हम लोग कॉल बैक नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, हमारा कॉल बैक नहीं हो सकता है। फोर्थ कह रहा है कि भारतीय संविधान प्रतिनिधात्मक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, जिसके तहत कार्यपालिका अपनी नीतियों और क्रियाकलापों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। चौथा भी सही है। पांचवा कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन
सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, किन्हीं आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति, राज व्यवस्था के लोकतांत्रिक क्षेत्र की विभक्ति है। कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है? पांचों सही है, पांचों सही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सवाल को सिर्फ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, सवाल को सिर्फ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, बाकी और कोई इशू नहीं है। ठीक है, केवल थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा किया गया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चले 53वां प्रश्न, विभिन्न स्रोतों से ली गई भारतीय संविधान की विशेषताओं पर विचार कीजिए। कहा दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो कहां से लिया गया है? तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और फिर पूछा है कि कौन सा संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। पहला गलत हो गया ना, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, फिर कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर गणराज्य से ली गई है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दूसरा भी गलत कर दिया। राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, यह भी गलत कर दिया। तो कौन सा सही नहीं है? 1, 2 और 3 तीनों सही नहीं है। इसमें तो तीनों सही नहीं है। बोलो क्लियर है? इसमें तो तीनों ही सही नहीं है। क्लियर? इसमें क्या है? इसमें तीनों ही सही नहीं है, तीनों ही क्या है? तीनों ही गलत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चौवनवा प्रश्न पे आइए हम लोग बात करते हैं। कहता है भारत में शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, अपनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। भारत ने पूर्ण रूपेण ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपना लिया है। पूर्ण रूपेण ब्रिटिश संसदीय प्रणाली तो हमने ब्रिटेन से लिया है, और हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है। लेकिन पूर्ण रूपेण शब्द में आपत्ति है मुझे। पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है और हमारा संविधान जो है संघीय संविधान है। तो ये जो पूर्ण रूपेण शब्द है ना, देखिए जब भी ऐसे शब्द आ जाएं आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और उसको 2-3 बार पढ़ करके सोचिएगा। यहाँ संविधान को सर्वोच्च, हाँ हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, तो पहला और तीसरा यानी सी इज द राइट आंसर। हमने पूर्ण रूप से नहीं अपनाया है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? एकात्मक है ब्रिटेन का संविधान, और हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान संघात्मक है, इसलिए पूर्ण रूपेण अपनाया नहीं गया है। 55वां प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में समाजवाद को सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। बात तो सही है। हमारे संविधान में जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, तो यह सही है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त कराना। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका सही जवाब सी है। 56वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय व्यवस्था का लक्षण है? आपको मैंने संघीय व्यवस्था का लक्षण 20 बार पढ़ाया है, ऐसे सवाल। ठीक है, तो कहा कि कौन कौन सा लक्षण संघीय व्यवस्था का लक्षण है ना? ठीक है, तो पहला है शक्तियों का पृथक्करण। अब आइए और बताइए कि क्या शक्तियों का विभाजन होता है? नहीं होता है। शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका नहीं होगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होना चाहिए था। स्वतंत्र पढ़ाया है, ये ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद जो है, हालांकि हमारे यहाँ है लेकिन ये गैर संघीय है। हमारे यहाँ है लेकिन वो क्या है? वो गैर संघीय है। देखो राज्यपाल की नियुक्ति एक एकात्मक व्यवस्था है, ये एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। ठीक है, किसका लक्षण है? एकात्मक व्यवस्था का। संविधान की सर्वोच्चता सही है, और 5वां द्विसदनीयता भी सही है। ठीक है, तो पहला, चौथा और 5वां ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। 57वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन सा सोर्स से क्या क्या हमने लिया है, और पूछा कि कौन सा युग में सम्मिलित है। विधि का शासन हमने यार ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो विधि का शासन कहां से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो है
वो हमने कहां से ली है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है हमने आयरलैंड से लिया है, आयरिश संविधान से लिया है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है। समानता सुंदर बंधुते फ्रांसीसी क्रांति सम्मिलित, सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से लिया है, तीनों सही है। 3, 4, 5, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 58वां सवाल देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि संसदीय संप्रभुता सही है, मंत्री सही होना चाहिए, ये चौथा गलत है, ठीक है। फिर कहता है कि भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? अच्छा, कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है इन तीनों में। हमारे यहाँ देखिए दो चीजें समझ लीजिएगा कि कौन सा सही नहीं। तो हमारे गणतंत्र की व्यवस्था है, संसदीय संप्रभुता पे डाउट है। डाउट देखो इसलिए कि हमारे यहाँ संवैधानिक संप्रभुता है, संसद की संप्रभुता नहीं, दूसरा गलत हो गया, ठीक है। मंत्री पर विधि का उत्तरदायित्व नहीं है, लॉ का उत्तरदायित्व मंत्री पर नहीं है, ठीक है। यानी अपने कर्तव्यों के लिए वह किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं है। और चौथा भी गलत है। तो 2, 3 और 4, सी इज द राइट आंसर। 59वां प्रश्न, भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के विवेकपूर्ण मिश्रण का प्रारूप प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? कठोर और लचीलेपन के मिश्रण को प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्या प्रस्तुत करता है? कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण प्रस्तुत करता है। कारण कहता ना ही अमेरिकी संविधान इस तरह का है जहां संविधान संशोधन विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और न ही ब्रिटिश संविधान किसी भी संविधान संशोधन होता है। देखिए पहला तो ये समझ लीजिए इसमें कि आपका ए कथन सही है, ठीक है, और कारण भी सही है, क्योंकि अमेरिका संविधान बहुत कठोर है और ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है। तो ये दोनों सही है, ए इज द राइट आंसर। 60वां और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। फेडरेशन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ संविधान में फेडरेशन की बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, फेडरेशन का नहीं, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर यूनियन होता तो सही होता। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो पहला गलत हो गया। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के विपरीत इसमें धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा, बिल्कुल सही बात है, दूसरा सही है, केवल 2 सही है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। हमारे यहाँ सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हम आपको आपका धर्म मानने से नहीं रोकेंगे, ठीक है, बल्कि हम उसमें क्या करेंगे? सहायता करेंगे, सहायक की भूमिका निभाएंगे। तो यहां पर आज का प्रश्न समाप्त होता है। अगर आप बनना चाहते हैं आईएएस तो ज्वाइन करें हमारा सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम, जो आपके रथ को असफलता के दलदल से निकालकर सफलता के हिमालय तक पहुंचाएगा। और अगर आप कोचिंग पूरी कर लेने के बाद भी अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त नहीं है तो आज ही हमें हमारे नंबर पर कॉल कीजिए और कॉल करके हमसे जुड़ें। और क्या क्या मिलेगा इसमें? 1-to-1 मेंटरशिप, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस, डेली मेंस प्रैक्टिस सेशन, कॉपी इवैल्यूएशन, वीकली रिव्यू और 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको इसमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।